नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और आज हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट आकांक्षा सिंह। आज हम इनसे जानेंगे एफआईआर के बारे में। तो आजकल ऐसी खबरें हम लगातार पढ़ते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज होने की बात की जाती है। आज इस कार्यक्रम में हम ये समझेंगे कि आखिर एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज होती है, पुलिस आपको किस आधार पर गिरफ्तार कर सकती है और साथ ही साथ गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके पास प्राथमिक उपाय क्या होते हैं। तो पहला सवाल आकांक्षा जी से हमारा यही है कि आखिर किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज की जाती है। तो एफआईआर एक्चुअली सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस के लिए दर्ज की हम्म। जाती है। तो क्या होता है, जो कि जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं उनको सीआरपीसी में कैटेगराइज किया गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल केस जिसका उनका बेसिकली अगर आप उसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि काफी सीरियस तरह का जो होता है, जिसमें कि पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं हम्म। होती है अरेस्ट करने के लिए, जैसे मर्डर या रेप या डाउरी किलिंग, किडनैपिंग। हम्म। तो इस तरह के केसेस में एफआईआर पुलिस को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। जो कि हम्म। नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं जिसमें वारंट की जरूरत होती है, जैसे कि आपका पब्लिक न्यूसेंस या फिर डेफेमेशन, इन केस में पुलिस एफआईआर नहीं करती है। ये होते हैं कंप्लेंट के लिए केसेस, और ये मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट की जाती है। हम्म। तो अगर आपका जो ऑफेंस आप जिसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हो वो कॉग्निजेबल की हम्म। कैटेगरी में आता है, तो पुलिस स्टेशन को आप जाइए। आपको अपना पूरा डिटेल्स देनी होती है, जो इन्फॉर्मेंट कहा जाता है, आपका नाम, एड्रेस, आपका हम्म। आइडेंटिफिकेशन, जो कि ऑफेंस है उसका डिटेल्स, कोई विटनेसेस हो तो उनका डिटेल्स। तो उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम पुलिस को बताते हैं। पुलिस का काम है कि वो सारी इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड करे ऑन अ रिटन फॉर्मेट, हम्म। इन्फॉर्मेंट का उस पे साइन ले, और इन्फॉर्मेंट को हाथों हाथ उसे एक एफआईआर की कॉपी देनी होती है। तो हम्म। एफआईआर के लिए अगर नहीं होता है तो उसके बारे में नेक्स्ट, अगर आपका एफआईआर, शैल टॉक अबाउट इट नाउ अभी, या फिर आगे क्या, अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो क्या करना चाहिए? वो सवाल पे हम आएंगे मैम। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही हो, अगर वह नाबालिग है तो इस स्थिति में पुलिस क्या करती है। तो अगर एफआईआर कई केसेस में जो हम पहली बार लेके आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम्म। पुलिस इमीडिएटली करती है। तो अगर कॉग्निजेबल केस के बाद अगर जैसे नाबालिग हो या किसी सिचुएशन में, तो हम्म। पुलिस पहले उसको एक कंप्लेंट के फॉर्म में उसका डिटेल लगेगी। उसके बाद वो एक थोड़ा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में अगर पता चलता है कि नाबालिग ने ही किया है या फिर एक्चुअली में केस हुआ है कुछ है, तो उन्हें फिर एफआईआर करना पड़ता है। नाबालिग में भी अब जैसे हमें पता है कि करीब 2016 में जो नया केस जो कानून बदली हुआ था, हम्म। तो कुछ केसेस में नाबालिगों को भी ट्राई किया जा सकता है एज अ फुल अडल्ट। पर वो डिपेंड करता है उनके केसेस की जो ऑफेंस की ग्रेविटी पे क्या है। मैम एक सवाल हमारे समाज में बहुत उठता है कि जो शिकायत करता है वो लगातार दावा करते हैं कि हम पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, 2 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो आखिर जब पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो उस स्थिति में शिकायतकर्ता को क्या करना चाहिए। तो उस किस्से में शिकायतकर्ता के पास दो तीन ऑप्शन है। एक है कि हम्म। आप पहला है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए। हम्म। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी आपकी कंप्लेंट दीजिए कि आपका जो ऑफेंस आप जिसकी शिकायत लेके गए हैं वो एक्चुअली में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो हम्म। कि उस पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हुआ था, और आपके पास ये उसका कुछ प्रूफ है या फिर आपने उसको एक्चुअली विटनेस किया है। इन तीनों चीजों की, अगर ये तीनों चीजें आपको सेटिस्फाई कर सकते हो, तो फिर आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाइए। उनका काम बनता है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करेंगे। सपोज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी नहीं माना है, तो हमारे पास है सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें हम जाके हम्म। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ये देखिए, ये पुलिस को इनको जो शिकायत लेनी चाहिए थी उन्होंने नहीं ली है। या फिर कई बार होता है कि हमें लगता है कि पुलिस हमारी एफआईआर पे ध्यान नहीं दे रही है, हमने एफआईआर फाइल करी है और उस पे पुलिस हम्म। का काम नहीं चल रहा है, दबाव है। उसमें भी 156(3) लगेगा, जो कि अपन जाके मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि इस इंक्वायरी पे प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए पुलिस ऑफिसर जो अपना काम है उसे ढंग से करें। और अगर हमसे ये मजिस्ट्रेट से भी हम खुश नहीं हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने के लिए। तो हम सेक्शन 482 के अंदर हाई कोर्ट जाके उनसे भी
डायरेक्शन ले सकते हैं या तो सेशन कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से कि पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करो। और अगर 156 के अंदर मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी बिठा सकता है। तो या तो पुलिस आपका इन्वेस्टिगेशन करेगी, और पुलिस से अगर आप खुश ना हो तो आप मजिस्ट्रेट से भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि कई बार होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसके बाद पुलिस का अगला कदम क्या रहने वाला है। तो आखिर एफआईआर के बाद पुलिस का पहला कर्तव्य क्या बनता है? एफआईआर करने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। एक्चुअली उनका इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही चालू होता है। तो एफआईआर है, अगर ये हमने कहा है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस चाहे तो उसमें जो अक्यूज्ड है जिसका नाम लिया गया है उसको अरेस्ट कर सकती है। मतलब उन्हें सीधे गिरफ्तारी भी कर सकती है बिना जांच किए? हाँ, तो ये जो नॉन कॉग्निजेबल जो हम्म कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जो कि सीरियस होते हैं, जैसे मर्डर है, ये हम्म इसमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है। हम्म ये बाय इसलिए आप जिसमें एफआईआर कराते हो और उसमें वारंट की जरूरत नहीं है, मोस्ट केसेस में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। आप जाओगे पुलिस कस्टडी के अंदर एंड विद इन हम्म 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास लेना होता है। बट जब पुलिस के पास आप कस्टडी में अगर उसने किसी को अरेस्ट किया है तो वो 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए। और बाकी उनको जो अपने छानबीन करनी है, अपने सबूत इकट्ठे करने हम्म हैं, उनको जो करीब 3 महीने उनके पास 30 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर उन्हें अपने या तो उनके पास जो सबूत हैं वो उसके बेसिस पे चार्जशीट फाइल करेंगे, नहीं तो फिर वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे। चार्जशीट हम्म होता है जिसमें आपका एक्चुअली आपने एफआईआर में तो आप कहानी होती है कि ये सिचुएशन ऐसे हुई, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है और उसका हमें ये अक्यूज्ड है। चार्जशीट में एक्चुअली में डिटेल्स लिखती हैं कि आप जिस जिस सेक्शन के अंदर चार्ज किए जा रहे हैं अक्यूज को, हम्म उसका सारा डिटेल आता है। उसके सपोर्टिंग में जो क्लेम्स हैं, जो एविडेंस है, जो सबूत है, जो गवाह हैं, उनकी डिटेल्स चलती हैं। और चार्जशीट के बेसिस पे फिर आपका आगे केस चलता है इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जैसे भी आपका हम्म क्रिमिनल आपका डिपेंडिंग ऑन इट। अगर एफआईआर करने के बाद पुलिस को लगता है कि सबूत नहीं है या और उसके हम्म पास इनफ या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम है जो कि या तो किसी और पुलिस स्टेशन के पास जाना चाहिए, वो अकॉर्डिंगली या तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कोई ऑफेंस हुआ नहीं है यहाँ पर, या फिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके लिए हम्म मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जानी चाहिए। मैम एक सवाल ये भी है कि अगर आरोप किसी महिला के खिलाफ हो या फिर नाबालिग के खिलाफ हो तो पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो महिला कानून के मुताबिक? बिल्कुल, महिला के लिए स्पेसिफिकली हमारे लॉ में उन्होंने काफ़ी आई थिंक प्रोविजंस दे रखे हैं। हम्म तो बेसिकली अगर अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ही सीरियस सिचुएशन नहीं हो, जिसमें मतलब वो कहते हैं उसको ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा, महिलाओं को सनसेट के बाद और सनराइज़ से पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म और अगर उनको अरेस्ट करना है तो एक वुमन ऑफिसर प्रेजेंट होनी चाहिए। सिमिलरली उनकी अगर आपको तलाशी लेनी हो तो वो फीमेल ऑफिसर ही लेंगी। हम्म नाबालिग को करने के लिए आपको अगेन उनके जो गार्जियन होता है, उसका उनका माँ बाप है या जो गार्जियन है हम्म उनके प्रेजेंस में करना होता है अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो। और उनको डायरेक्टली उनकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उनको डील किया जाता है, नॉट आईपीसी के अंदर इतना नहीं करते, बिकॉज जुवेनाइल्स के लिए अलग से एक सिस्टम, जस्टिस सिस्टम टेक्निकली जो अपन ने बना के रखा है हम्म विद ग्रुप होम्स एंड जो कि नाबालिग के केसेस में होता है। अनलेस अगर वो ऑफेंस इज अ लेवल जिसका बहुत यू नो एट लाइक अ निर्भया केस वाला सिचुएशन वुड बी वेरी डिफरेंट फॉर अ नाबालिग। मैम चूंकि हम लोग पत्रकारिता में हैं, हमारे सामने भी कई बार ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर गिरफ्तारी और हिरासत में क्या अंतर है। पहले कहा जाता है कि पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद खबर आती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया। तो हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है और इसे कैसे समझा जाना चाहिए? गिरफ्तारी और हिरासत में कई बार ये जो शब्द है इनको यूज, इनका जो लीगल इम्पोर्ट है वर्सेस इनका जो हम्म यूसेज है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। हम इनको अरेस्ट एंड कस्टडी के उसमें अगर हम मान के चलें तो अरेस्ट आपको हम्म पुलिस करती है, कोई आपका जैसे हमने कहा बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो। आपको हम्म अगर किसी को कस्टडी में रखना है तो आपको कस्टडी के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिएगी। तो अब हमने अच्छा एफआईआर रजिस्टर कराई बिना किसी का, सपोज अपन ने एक रेप केस हुआ है या फिर एक मर्डर केस हम्म है, हमने उसकी एफआईआर रजिस्टर कराई, अक्यूज को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है,
उसको वो 24 घंटे तक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले जाना पड़ेगा या फिर पुलिस कस्टडी की मांग करनी पड़ेगी फ्रॉम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट है, जो पुलिस कस्टडी कहते हैं, वो होगा आपका पुलिस स्टेशन में। जुडिशियल कस्टडी यानी कि आपको सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में, जो भी आपके वहाँ पे रेलिवेंट जेल होगी, वहां पर उसको ले जाना। तो अगर आप पुलिस कस्टडी में इंफॉर्मेशन इंटेरोगेशन के लिए, वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए यूजुअली लिया जाता है, तो आई थिंक उसमें जब आप कहते हैं अरेस्ट एंड तो गिरफ्तारी एंड उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। मैम अगला सवाल ये है, दो सवाल हैं वैसे, दोनों को अगर हम एक साथ लेने की कोशिश करें तो कई बार जो पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो ये आरोप लगाया जाता है कि कोर्ट की इजाजत नहीं ली गई है, हमें गिरफ्तार करने से पहले हमें किसी तरह का नोटिस नहीं भेजा गया है। तो क्या ये पुलिस के लिए जरूरी है कि किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस भेजे, उसे कोर्ट का परमिशन ले? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अगेन आपके ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि अगर, और आप कौन है, आपके ओहदे पे फर्क है। अगर आप एक आर्म पर्सनल हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर आप एक सिटिंग मिनिस्टर या फिर मिनिस्टरियल कैबिनेट में है, तो यस, इन सब सिचुएशंस में परमिशन लेनी पड़ती है और आर्म फोर्सेस की या फिर गवर्नमेंट की या फिर चीफ मिनिस्टर की रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर आपका जो ऑफेंस इसके जिसका इशू है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर आपके खिलाफ रेप या मर्डर या किडनैपिंग का चार्ज है, तो फिर आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाता। अगर आपका वो जो आपके अगेंस्ट ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि वो छोटे डिग्री का है, उस केस में हाँ, पुलिस को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक्निकली पुलिस को क्या होता है, एक सेक्शन 41 के अंदर वो इशू करते हैं नोटिस कि आप आओ, हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनिए, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो कि आपको अपना कोई प्रोड्यूस करना है, वो आप करवाओ। पुलिस को टेक्निकली उस केस में अरेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पर जो सिचुएशन हमने देखी है, कभी जो होना चाहिए कई बार वैसा नहीं होता है। यस, इसलिए उन केस में बेल ऑटोमेटिकली मिल जानी चाहिए। तो आपका, अगर आपका कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप अक्यूज्ड हो, तो आपको एक्चुअली जस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ और अपनी एप्लीकेशन आप डाल दो, आपको ऑटोमेटिकली बेल एज अ मैटर ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए। वो सिर्फ नॉन बेलेबल अनकंटेस्टेड मैटर्स में जाके आपको हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बेल मांगनी पड़ती है। मैम, अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम देखते हैं समाज में हम सब रहते हैं और इस तरह की खबरें लगातार आती भी रहती हैं। कई बार होता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि मैंने कोई अपराध किया भी नहीं है, लेकिन साजिशन मुझे फंसाने की कोशिश की गई है और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में वो व्यक्ति घबरा भी जाता है। तो प्राथमिक तौर पर गिरफ्तारी से बचने के लिए उस व्यक्ति के पास कौन से कानूनी उपाय रहते हैं? इसमें भी वही है कि आपका किस तरह का आपके ऊपर केस बनाया जा रहा है, पर जो बेसिक हमने अब सुना ही होगा, एंटिसिपेटरी बेल होती है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपके पास एक्चुअली में जो इसको कहते हैं रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, तो हम कोर्ट में जाके एंटिसिपेटरी बेल की गुजारिश लगा सकते हैं, जिसमें हमें कि वो अरेस्ट होते ही आपको ऑटोमेटिकली बेल दे दिया जाएगा। उसमें आपको अगेन जाके कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप या तो फुल्ली कोऑपरेट करने को राजी हो, आप अपना, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अपना पासपोर्ट आप जमा कर दोगे, आप पुलिस को बॉन्ड, अपना एक पर्सनल बेल बॉन्ड दे देंगे। उस पर डिपेंडिंग ऑन क्या कोर्ट कंडीशंस लगाता है, बट आप उसके वन ऑफ द मेन रीजंस आप कर सकते हो बाहर निकलना है एंटिसिपेटरी बेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमारे साथ वक्त दिया है और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।